न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, फिर एक बार आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। और अब आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर आज की मुख्य हेडलाइंस पर। मृतक राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने पुलिस पूछताछ के बाद ही दी प्रतिक्रिया। मंत्री जनक राम ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर बीजेपी के वीडियो को लेकर किया हमला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शहर में 50 मुक्त ऑटोमेटिक ड्रिंकिंग वाटर डिस्पेंसर्स का किया उद्घाटन। और खबरें विस्तार के साथ। मृतक राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने पुलिस पूछताछ के बाद दी प्रतिक्रिया। पुलिस की पूछताछ के बाद मृतक राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि पुलिस केवल सामान्य जानकारी एकत्रित कर रही थी। उन्होंने बताया, मुझे ठीक से पता नहीं कि उनका उद्देश्य क्या था। उन्होंने ये भी पूछा कि वो 4 दिनों तक आपके घर में रहने के दौरान उसका व्यवहार कैसा था। विपिन रघुवंशी ने यह भी कहा कि पूछताछ के दौरान किसी भी तरह की धमकी या दबाव महसूस नहीं हुआ। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और सच सामने लाने के हर पहलू को खंगाल रही है। इस मामले में स्थानीय जनमानस में चिंता और चर्चा को जन्म दिया है। वही पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सच्चाई उजागर की जाए। देखिए, शिलोंग पुलिस मुझे पता नहीं है शिलोंग से आई कि कहाँ से आई थी। 3 अधिकारी यहाँ पे आए थे और उनसे बातचीत हुई है, तो उनने खाली हमसे मुझे इस तरह की जानकारी ली है। तो सोनम यहाँ पे जब आई थी, सोनम के जब 4 दिन रुकने पे सोनम को व्यवहार कैसा लगा है और क्या क्या बातचीत आपसे करी है। मैंने उनको ये कहा, सब जेठ का महीना लगा हुआ था, तो मैं और मेरा भाई जो सचिन जो है, हम दोनों के सामने जा नहीं पाए, उनको देख पाए कभी हम लोग। इस तरह की बातचीत हुई है इससे। कितने मिनट बातचीत करी? करीब 30 मिनट, आधा घंटे। क्या क्या सवाल थे? सवाल ये थे, तो सोनम की शादी जब हुई थी आपसे, तो उस टाइम आपको कुछ लगा या नहीं लगा, इस तरह की बातचीत जो थी वो अच्छे से पूछी गई बस। 4 दिनों तक यहाँ पर रही, उसके बारे में इसकी जानकारी को दी नहीं उन्होंने। आपके घर पर 4 दिन पूछी तो किस तरह का व्यवहार था, ये सब जानकारी दी? हाँ, इस टाइप की जानकारी ली। तो अब सोनम को, अब जैसे अब 4 दिन आ रही है, तो सोनम के व्यवहार में आपको क्या लगा, कुछ फर्क लगा तब हमको कुछ दिखा नहीं इसमें, उनको पता लगता कुछ भी नहीं है। जब हमको सीधा सिंपल जो दिख रहा था हमको, तो हमको लगे नहीं, हमको डाउट हुआ तो सोनम में सोच कर सकती है, कुछ बातें हो सकती है, इस तरह की जानकारी लगी नहीं हमारे को। मम्मी से किस तरह के सवाल पूछ रहा है? मम्मी से अच्छी चीज़, हम सब तीनों साथ में थे, हम लोग तीनों साथ में पूछा हमसे। क्या नोट करके ले गई ये सब कुछ? नहीं, नोट करके चुन लगी। और कहाँ गई थी इसके बारे में जानकारी? कोई आइडिया नहीं इस बारे में। राज कुशवाहा या इनके? कोई आइडिया नहीं मुझे इस बारे में। ठहरी थी माँ? मुझे कोई आइडिया नहीं इस बारे में, मैं क्या गया नहीं था। और अब अगली खबर। मंत्री जनक राम ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर बीजेपी के वीडियो को लेकर किया हमला। बिहार के मंत्री जनक राम ने भाजपा द्वारा जारी वीडियो में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस वीडियो में लालू प्रसाद यादव के डॉक्टर BR अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान को लेकर विवाद पैदा हुआ है। मंत्री जनक राम ने कहा, लालू प्रसाद यादव को चाहिए कि वे आगे आए, अपनी गलती स्वीकार करे और देश से माफी मांगे, लेकिन इसके बजाय वे एक शाही रवैये के साथ बैठते हैं, जैसे कि वे किसी राजतंत्र में शासन कर रहे हो। ये भूल जाते हैं कि एक लोकतंत्र देश है। जनक राम ने लालू यादव की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का सम्मान करना चाहिए। बिहार के विरोधी दल के नेता और उनके पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा 11 तारीख को बिहार के ही नहीं देश के तमाम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायियों को उन्होंने अपमान किया, घृणित करने का काम किया। यह दुर्भाग्य है। और जब बिहार के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर्व समाज के मानने वाले लोग जब प्रतिशोध किया, तो प्रतिशोध के बदले श्री लालू प्रसाद यादव जी क्षमा नहीं मांगते हैं। ये दर्शाता है कि झूठिया नकली बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर राजनीति करने वाले बिहार प्रदेश के दलितों को गुमराह करके सत्ता में वापस आने के लिए ये सिद्ध कर दिया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को इन लोगों ने तार तार किया। इतना ही नहीं, जब देश और प्रदेश के सर्व समाज के लोगों ने, खास करके अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चे और दलित, अति दलित, महादलित समाज के लोगों ने यह कहा कि श्री लालू प्रसाद यादव जी, ये घोर अपमान हो रहा है, आप क्षमा मांगिए। उल्टे उनके पुत्र श्री तेजस्वी यादव जी बाहर आते हैं और उन्होंने ऐसा कहा कि ये आलतू फालतू की बात है, यह सहनीय है। मैं अनुसूचित जाति का बेटा होने के नाते, खास करके मंत्री परिषद का सदस्य, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, अब 10 सदस्य अभी हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय से मिल करके अपनी विनती किया है कि राज शर्मसार से झुक गया है। श्री
तेजस्वी यादव जी के पुत्र पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो गलती किए हैं आकर के सामने क्षमा मांग लें, गलती को स्वीकार कर लें। लेकिन श्री तेजस्वी यादव जी के पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी ये लोकतंत्र में, राजतंत्र के शाही अंदाज में बैठ करके हुक्मरानियत करने का प्रयास कर रहे हैं। शायद वो भूल गए हैं। उसमें मांग है कि संवैधानिक दर्जा को देखते हुए, आप संविधान के रक्षक हैं, राज्य के रक्षक हैं, कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से होना चाहिए। कोई नियमावली बनना चाहिए कि लोकतंत्र में रहने वाले लोग संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपने कदमों में तैलीय चित्र रख करके करोड़ों करोड़ों दलितों को अपमान करना इनकी नियति बन गई है। महामहिम साहब ने स्पष्ट कहा है, निश्चित रूप से इसके ऊपर कानूनी जो कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल होना चाहिए। चुनावी मुद्दा तो श्री तेजस्वी यादव जी बना रहे हैं। उनको मालूम है कि राज्य के नेता नीतीश कुमार जी एनडीए के शासन काल में अब श्री तेजस्वी यादव जी का विरोधी दल का नेता का भी अब मुकाम तगमा मिलने वाला नहीं है। बिहार की जनता आने वाले दिनों में जो 2025 का है वो बेचैनी साफ दिख रहा है श्री तेजस्वी यादव जी में कि अब विरोधी दल का नेता न श्री तेजस्वी यादव जी के बिहार की जनता अब देने जा रही है, न उनकी श्रीमती माता राबड़ी जी को विधान परिषद में विरोधी दल का नेता का तगमा मिलने वाला है। परेशानी उनके यहाँ है। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शहर में 50 मुफ्त ऑटोमेटिक ड्रिंक वाटर डिस्पेंसर का किया उद्घाटन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पूरे शहर में 50 स्वचालित मुफ्त पेयजल डिस्पेंसर स्थापित करने का शुभारंभ किया है। इन डिस्पेंसर्स को 6 करोड़ 4 लाख की लागत से लगाया गया। इस पहल का उद्देश्य जनता को स्वच्छ और सुलभ पेयजल उपलब्ध कराना है ताकि नागरिकों को शुद्ध पानी पीने में किसी भी तरह की कठिनाई न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कदम लोगों के स्वास्थ्य और सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। ये परियोजना शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर स्थापित की गई है, जहां से कोई भी व्यक्ति निःशुल्क साफ पानी प्राप्त कर सकता है। கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் குடிநீர் வழங்கும் தானியங்கி இயந்திரங்களை தொடங்கி வைக்குமாறு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். கட்டணமில்லா குடிநீர் வழங்கும் தானியங்கி இயந்திரங்களை தொடங்கி வைத்ததின் அடையாளமாக கல்வெட்டை திறந்து வைக்குமாறு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் கட்டணமில்லா குடிநீர் வழங்கும் தானியங்கி இயந்திரங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ள இடங்களை காணொளியின் வாயிலாக நேரலையாக பார்வையிடுகிறார்கள். மணலி, மாதவரம், தண்டையார்பேட்டை, ராயபுரம், திருவிக நகர், அம்பத்தூர், அண்ணா நகர், தேனாம்பேட்டை, கோடம்பாக்கம், வலசரவாக்கம் மற்றும் அடையாறு ஆகிய மண்டலங்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடங்களான பேருந்து நிலையங்கள், பூங்காக்கள், கோவில்கள், அரசு மருத்துவமனைகள், வணிக பகுதிகள், ரயில் நிலையங்கள், பள்ளிக்கூடம், கல்லூரி வளாகம் உள்ளிட்ட 50 இடங்களில் கட்டணமில்லா குடிநீர் வழங்கும் தானியங்கி இயந்திரங்கள் 6.04 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. और अब अगली खबर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में महर्षि आयुर्वेदिक अस्पताल में सोमा द आयुर्वेदिक किचन का उद्घाटन किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग स्थित महर्षि आयुर्वेदिक अस्पताल में सोमा द आयुर्वेदिक किचन का उद्घाटन किया। यह आयुर्वेदिक किचन स्वस्थ और प्राकृतिक भोजन के माध्यम से रोगियों और आम जनता को पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि आयुर्वेद और स्वस्थ आहार का संयोजन लोगों के जीवन में स्वस्थ और तंदुरुस्ती लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अस्पताल में कर्मचारी भी उपस्थित थे। महर्षि
आयुर्वेदा हॉस्पिटल सच में 40 साल पुराना वो यूनिट शुरू हुआ था खोसला हॉस्पिटल के नाम से। आज भी हमारे क्षेत्र के जितने पुराने लोग हैं उसी नाम से यहाँ आते जाते हैं। कहीं आयुर्वेद का इलाज ना मिले तो यहाँ आकर के अपनी सभी बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक दवाई लेकर के जाना। और वर्षों से मैंने इस सारे प्रकरण को खुद देखा। बड़ी क्रेडिबिलिटी, लोगों का विश्वास लगातार इस संस्थान ने कायम किया। और उसके बाद महर्षि जी के नाम से जब से इसे आगे बढ़ाया तो देश विदेश इंटरनेशनल लेवल पे अलग प्रकार की ख्याति हमारे इस हॉस्पिटल ने दर्ज की। मैं कई बार देखती हूँ कि बहुत सारे विदेशी लोग यहाँ आकर के हमारे आयुर्वेदा में विश्वास करते हुए अपना इलाज यहाँ से कराते हैं। और सच में दिल्ली से कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज जितने हमारे आयुर्वेदिक संस्थान हैं, चाहे वो एम्स आयुर्वेदा हो, चाहे हमारे अलग अलग आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं, और एक ये जो प्राइवेट जरूर है, परंतु आज हमारी सांस्कृतिक धरोहर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की लाइन में महर्षि आयुर्वेदा हॉस्पिटल का बहुत बड़ा नाम है। मैं बधाई देती हूँ लक्ष्मण जी को, पूरी मैनेजमेंट को और यहाँ पे कार्यरत सभी अधिकारियों को, डॉक्टर्स को, थेरेपिस्ट को, जिन्होंने हमारे देश की इस विरासत को कायम रखा। और न केवल कायम रखा बल्कि इसको और आगे बढ़ाया। जिस विश्वास के साथ लोग इस हॉस्पिटल में आते हैं, हमारे आयुर्वेदा से जुड़ना चाहते हैं, इस परंपरा को और आगे लेके जाना है। और मैं मानती हूं कि देश में जितनी विधाएं हैं उन सभी विधाओं में भारत की बहुत ज्यादा कमांड है। आज बाकी देशों में देखते हैं तो केवल एलोपैथी पे पूरी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है, पर हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने से लेकर के आज तक जिस तरीके से नाड़ी ज्ञान से लेकर के शरीर के हर इंद्री पर किस तरीके से इलाज हो सकता है, उसका इतना बड़ा विज्ञान, उसके इतने बड़े बड़े वेद और पुस्तकें हमारे बीच में उपलब्ध हैं कि जो जितना हम उसे अपनाएं उतना ही उसका प्रचार और उसकी उतनी ही उपयोगिता बढ़ने वाली है। और एक ऐसी फील्ड जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में साइड इफेक्ट की कोई गुंजाइश नहीं। जो कुछ भी हम करते हैं बेहतरी के लिए करते हैं। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। शिवसेना यानी कि यूबीडी सांसद संजय राउत का बीजेपी पर हमला सुधाकर बाद गुजर के शामिल होने पर दिया बयान। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने अपनी पार्टी के पूर्व सदस्य सुधाकर बाद गुजर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर कड़ा प्रहार किया है। राउत ने कहा, बीजेपी एक देश विरोधी पार्टी है। बीजेपी के राष्ट्रवाद और देशभक्ति सिर्फ दिखावा है। यह अब अटल जी और एलके आडवाणी की पार्टी नहीं रही, बल्कि ये अब व्यवसायियों की पार्टी बन गई है। संजय राउत ने आगे कहा, कल बीजेपी ने हमारे एक सदस्य को शामिल किया जिस पर पहले देशद्रोह के आरोप लगाए जा रहे थे। अब बताइए असली देश विरोधी पार्टी कौन है? वो हमारी पार्टी नहीं बल्कि हमारी पार्टी है, जो आपकी पार्टी है, जो देश विरोधी है। संजय राउत को उस बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है और दोनों पार्टियों के बीच तीखे बयानबाजी का दौर जारी चल रहा है। पार्टी बताया है और बटगुजर जिसको लेकर देखो, बीजेपी है एंटी नेशनल पार्टी है। ये सिर्फ राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, भारत माता की जय, ये सब दिखावा है उनका। ये अटल जी वाली पार्टी अब नहीं है, लाल कृष्ण आडवाणी जी वाली पार्टी नहीं है। अब ये व्यापारी लोगों की पार्टी है, उद्योगपति।
पैसा फेंको तमाशा देखो। अब देखो ना, अब कल एक हमारे पार्टी से एक व्यक्ति को ले लिया, उनके ऊपर ये लोग देशद्रोह का आरोप लगा रहे थे। ये देशद्रोही है और उसके लिए शिवसेना भी देशद्रोही है कि ऐसे व्यक्ति जो है, उनका कोई फोटो आया था मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी के साथ। अब बात ऐसी है, आपने उसके लिए एसआईटी की स्थापना की, देशद्रोह का आरोप लगाया, इसलिए आपने उनको फैमिली को प्रताड़ित किया। अब यही व्यक्ति को आपने कल जोर शोर से बीजेपी कार्यालय में अपने पार्टी में शामिल कर लिया। तो एंटी नेशनल पार्टी किसकी है? हमारी नहीं है, आप एंटी नेशनल है। आप लोग इकबाल मिर्चू का नाम ले रहे थे प्रफुल्ल पटेल जी के साथ, आप प्रफुल्ल पटेल जी आपके साथ है। आपने अशोक चव्हाण को एंटी नेशनल कहा था क्योंकि उसने वो डिफेंस की लैंड का कोई वो आदर्श में कोई फ्लैट लिए थे, आपने उनको एंटी नेशनल कहा था। तो सभी एंटी नेशनल जो है, जिसको आप बार बार एंटी नेशनल बोल रहे थे, वो पूरे देश भर के एंटी नेशनल देशद्रोही अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी इन द ब्रैकेट एंटी नेशनल, ये कहना चाहिए। और अब अगली खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लाडली बहन योजना में धोखाधड़ी का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लाडली बहन योजना को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मोहन यादव ने कई बार विशेषकर विदिशा में सार्वजनिक सभाओं में ये वादा किया था कि लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं के प्रति उनके खाते में प्रति माह 3,000 रुपए भेजे जाएंगे, लेकिन जीतू पटवारी ने बताया कि ये वादा बड़े जनसमूह के सामने किया गया था और कहा गया था कि जैसे जैसे राज्य की आर्थिक स्थिति सुधरेगी ये राशि बढ़ती जाएगी, लेकिन वर्तमान में महिलाओं को केवल 1,800 प्रति महीने ही मिल रहे हैं, जो कि एक प्रकार की लूट है। मोहन यादव जी ने लाडली बहना को लेकर बयान दिया, विदिशा में भी दिया, कई जगह दिया कि हम 3,000 रुपये बहनों का करेंगे। जो लाडली बहना को लेकर शिवराज जी ने भी जगह जगह बड़े बड़े पंडाल लगा के कहा था हम 3,000 रुपया बहनों को मंथली देंगे। जैसे जैसे हमारी वित्तीय स्थिति सुधरेगी हम 250-500 रुपये बढ़ा के बहनों को 3,000 रुपये कर देंगे। अभी 1,800 रुपये हर महीने बहन की चोरी हो रही है। 20 लाख बहनों के नाम काट दिए। अगस्त 2023 से आज तक पंजीयन लाडली बहना का चालू है। नई 25-30 लाख बहनें तैयार है उस योजना का लाभ लेने के लिए, उनको लाभ नहीं दिया जा रहा है। कर्जा लिया जा रहा है ये कह के साल का 60-70 हज़ार करोड़ रुपया कि हमें अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करना है। मतलब लाडली बहना के नाम पे 65,000 करोड़ रुपया कर्जा लेंगे और बहन को साल का 15-16 हज़ार करोड़ रुपया देंगे। बाकी 50,000 करोड़ रुपए का दूसरे मद में ये एक अपराध है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि लाडली बहना के हक और अधिकार के लिए उसको 3,000 मिले। इसके लिए हम अपना राजनीतिक विपक्ष का दायित्व निभाएंगे, हम न्यायालय जाएंगे और जो 1,800 रुपए की चोरी कर रही है सरकार बहन के पैसे की, जिन बहनों को और लाभ नहीं दे रही है, जो नाम पंजीयन नहीं कर रही है नए, उसका ये अपराध है, ये राजनीतिक अपराध की श्रेणी में आता है। उसके नाम पे लोन ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, पूरे प्रदेश को कर्जदार बना रहे हैं और उसको दे नहीं रहे। दूसरे मद में राजनीतिक अय्याशी हो रही है, बड़े बड़े पंडाल रख रहे हैं, विज्ञापन लग रहे हैं। ये बहन के नाम पे क्राइम हो रहा है। हम इसके खिलाफ बिगुल बजाएंगे और बहन के हक और अधिकार की लड़ाई पूरी लड़ेंगे। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के बटला हाउस इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली के बटला हाउस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यह कदम दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA द्वारा प्रस्तावित निर्माण ध्वस्तीकरण के मद्देनजर उठाया गया है। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बटला हाउस क्षेत्र में DDA द्वारा प्रस्तावित ध्वस्तीकरण पर 10 जुलाई तक के लिए स्थिति में परिवर्तन न करने का निर्देश दिया है। अदालत के इस आदेश के बाद संबंधित पक्षों को कार्रवाई रोकनी होगी। ये फैसला इलाके में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्कता बरत रही है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो सके। वो और ये सामने आप देख रहे हैं जो अंदर की दरवाजे नंबर 279 की तरफ जो जाती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से कहाँ पे बैरिकेड करना है, कितना एरिया पकड़ाव करना है,
बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की टेलीफोन वार्ता पर भाजपा नेता प्रदीप भंडारी का बयान सामने आया, जहां वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई टेलीफोन वार्ता को लेकर भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने प्रतिक्रिया दी है। भंडारी ने कहा कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई बातचीत में स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई तीसरा देश मध्यस्थता नहीं कर रहा। भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और अगर पाकिस्तान गोली चलाता है तो भारत बम से जवाब देगा। उन्होंने आगे कहा, इसके बावजूद अगर कांग्रेस भारत के रुख पर विश्वास नहीं करती तो यह माना जाना चाहिए कि पाकिस्तान और कांग्रेस एक टीम के साझेदार है। भंडारी के इस बयान से राजनीतिक विवाद तेज हो सकता है और दोनों पक्षों के बीच तकरार और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, आज जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में बातचीत हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई थर्ड कंट्री इन्वॉल्व न थी, न भारत कभी थर्ड कंट्री को स्वीकारेगा, और पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में 100 किलोमीटर अंदर घुस के पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, और साथ में अगर पाकिस्तान गोली चलाने का प्रयास करेगा तो भारत जो है गोले से जवाब देगा। इसके बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी भारत के स्टैंड पर विश्वास नहीं रखती तो ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी टैग टीम पार्टनर्स हैं, ए और बी टीम है। आज कांग्रेस को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसने हमारी सेनाओं पे सवाल उठाया। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में राहुल गांधी ने पूछा कितने जहाज गिरे, और जयराम रमेश ने हिंदुस्तान की सरकार की, हमारी सरकार के ऑफिशियल स्टैंड को, एमईए के ऑफिशियल स्टैंड को, फोर्सेस के ऑफिशियल स्टैंड पर विश्वास नहीं करते हुए फेक न्यूज फैलाया। दरअसल कांग्रेस पार्टी एक इंटरनेशनल फेक न्यूज फैक्ट्री बन चुकी है, जो फेक न्यूज इसीलिए फैलाती है कि वो पाकिस्तान के नैरेटिव को बल दे और हिंदुस्तान के नैरेटिव को कमजोर करे। परंतु देश की जनता निरंतर कांग्रेस पार्टी को बताती है कि वो उसके साथ में और उसके एंटी नेशनल पॉलिटिक्स के साथ खड़ी नहीं हुई है, परंतु उसके बाद भी कांग्रेस सीखती नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज राहुल गांधी और जयराम रमेश एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो देश की जनता से माफी मांगेंगे, ये कहते हुए कि उन्होंने देश हित को नहीं परंतु पार्टी हित और पाकिस्तान हित को आगे रखा है। और अब अगली खबर। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी ने दी जानकारी। एयर इंडिया विमान हादसे के बाद अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी ने कहा कि सुबह 10:45 पर कुल 190 डीएनए सैंपल मैच हो चुके हैं। इन मृतकों में से 157 के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए गए हैं। डॉक्टर जोशी ने बताया कि जिन 190 डीएनए सैंपलों को मिलना हुई है, उनमें से 123 भारतीय, 7 पुर्तगाली, 27 यूके और 4 गैर यात्री और एक कनाडा का नागरिक है। उन्होंने ये भी बताया कि हादसे के एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति विश्वास को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वो अपने परिवार के साथ घर लौट चुका है। अस्पताल और संबंधित विभागों द्वारा मृतकों की पहचान और उनके परिजनों तक शव पहुंचाने का कार्य जारी है। 10:45 के जो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसमें 190 डीएनए मैचिंग हो चुका है और उसमें से 157 लोगों को अपने स्वजन का मृतदेह सौंपा गया है। जो 33 बचे उसमें 5 अभी यहाँ पर प्रोसेस में है। 15 लोग ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई दूसरा स्वजन का डीएनए मैच होना बाकी है, इसीलिए वो वेट कर रहे हैं। और बाकी के 10 लोग जो है वो अंडर प्रोसेस है, मीन्स कि उन्होंने अभी हमको नहीं बताया कि वो कब लेने आएंगे। इस सारे मुद्दे में बात करेंगे जो यहाँ से गए हैं, उसमें से आउट ऑफ इंडिया 2 लोगों को भेजा है और 11 लोगों को आउट ऑफ गुजरात बाय प्लेन भेजा है और 129 लोगों को बाय रोड उनके घर पे भेजा है। जितने ये जो डीएनए मैचिंग हुआ है उसमें से 123 इंडियंस है, 4 पोर्टुगीज है, 27 लोग यूके हैं, यूके सिटीजन वाले हैं और 1 कैनेडियन एंड 4 लोग नॉन पैसेंजर पाए गए हैं। ये सारे लोगों को विथ रिस्पेक्ट उनके घर तक हमारी टीम जाके छोड़ आई है, जिस हिसाब से व्यवस्था करी है। रही बात विश्वास की, तो वो स्वस्थ था, उसकी फैमिली भी यूके से आ गई है, उनके सारे भाई कजिन्स कल से परसों से एक्चुअली वो लोग यहाँ एयर इंडिया के कंट्रोल में थे, साथ में थे और उन्होंने कल बोला कि अभी ये सब कुछ सही है तो उसको रजा दीजिए। तो अल्टीमेटली शाम को 7:30 बजे उसकी फैमिली विश्वास को यहाँ से ले गई है। वो बिल्कुल स्वस्थ है अभी। अनफॉर्चुनेटली एक और पेशेंट दर्दी जो सिविल हॉस्पिटल में दाखिल था, जिसको भी सीवियर बर्न्स था एंड वेंटिलेटर पर था, उनकी देहांत हुई है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो 2 डेथ एडमिशन के बाद और पहला डेथ हम काउंट करेंगे डे 1। तो 71 जो पेशेंट आए थे उसमें से अभी हम बोल सकते हैं कि 3 डेथ हो चुकी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंत्री बलजिंदर सिंह सिरसा ने पीएम मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी की मुलाकात बताई 30 वर्षों की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत।
मंत्री बजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की तो ये दोनों देशों के बीच उच्चायुक्तों को पुनः नियुक्त करने और वीजा सेवाओं को पुनर्जीवित करने का ऐतिहासिक फैसला था। सिरसा ने बताया इसके अलावा कनाडा भारत की संप्रभुता, हमारे गणमान्य व्यक्तियों या हमारे निर्णयों पर कर लगाने से सक्षम नहीं है। मुझे लगता है कि पिछले 30 वर्षों की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत है। जिन्होंने कहा कि मुलाकात दो महत्वपूर्ण बातें दर्शाती है। पहली, भारत विश्व स्तर पर किस कदर प्रतिष्ठित है, जो तय करता है कि किसके साथ वैश्विक मंच पर बातचीत करनी है, और दूसरी, हमारे प्रधानमंत्री की विश्व में ताकत कितनी बढ़ चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जब कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी से मिलते हैं तो एक ऐतिहासिक फैसला होता है कि अब देश के अंदर हाई कमिश्नर बहाल किए जाएंगे, वीजा सर्विसेज बहाल की जाएंगी, और इससे भी साथ साथ जिस तरीके से अब भारत के किसी भी प्रभुसत्ता के ऊपर, हमारे सम्मान के ऊपर या हमारे निर्णयों के ऊपर किसी प्रकार का कनाडा कटाक्ष नहीं कर सकता, मैं मानता हूं कि यह पिछले 30 सालों में सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत है। इससे पता चलता है, दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक, आज हमारा भारत किस पायदान पे खड़ा है कि आज भारत ये डिसाइड करता है कि दुनिया से किससे नेगोशिएट करना और किससे नहीं नेगोशिएट करना। दूसरा, मेरे भारत के प्रधानमंत्री की ताकत दुनिया के अंदर आज क्या है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने उनको खुद आमंत्रण दिया, वहां बुलाया, और ये उससे स्पष्ट करता है कि आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की ओर बढ़ रहा है। और दुनिया के, अगर मैं अंकित करके देखूं तो तीसरे चौथे नंबर पर जहां हम आर्थिक तौर पर मजबूत हैं, हम देश के तौर पर भी इतनी ही मजबूती हासिल कर चुके हैं। और मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आपने सभी भारतीयों के सम्मान को इन सब चीजों से ऊपर रखा, भारत को, देश को सबसे पहल दी और राजनीति को पीछे रखा। ये बताता है कि फॉर इंडियन प्राइम मिनिस्टर, कंट्री इज फर्स्ट, देश उनके लिए पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। आज ये पूरे भारतीयों के लिए और दुनिया भर में बसते हुए भारतीयों के लिए, खास तौर में कनाडा में बसते हुए भारतीयों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसके लिए हम अपने देश के प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और फिलहाल बस अभी के लिए इतना ही। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शिबा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।